दोस्तों न्यूटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों कहा जाता है कि बाग में फूल खिलते रहेंगे, बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने पर पत्ते हिलते रहेंगे। रही अगर ऊपर वाले की मेहरबानी तो, रही अगर ऊपर वाले की मेहरबानी तो, जैसे आज मिले हैं हमेशा मिलते रहेंगे, जैसे आज मिले हैं हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों क्लास 12 का हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो हम लोग 35 तक कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हम लोग 36 से लेकर के 45 तक देखेंगे। तो आइए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की दो विशेषताएं बताएं। तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे कि सबसे पहले उत्तर में आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जल की निकासी प्रणाली निम्नलिखित है। तो दोस्तों उत्तर में लिखिएगा एक में कि भवन के कमरों, रसोई, स्नानगार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर नाली में आता था। गली के नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। तो दोस्तों पहला विशेषता आप लोग के इस प्रकार से लिखना है। तो दोस्तों दूसरा विशेषता में लिखेंगे कि नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में मेन हॉल भी बनाए गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। बिहार बोर्ड के द्वारा आपको 2 नंबर पूरा दिया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कार्बन 14 विधि क्या है। उत्तर में लिखेंगे दोस्तों कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 यानी कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। लिखेंगे आगे मृत्यु की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है। जिस कार्बन पदार्थ में 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। इसी के आधार पर प्राचीन सभ्यताओं की तिथि का निर्धारण किया जाता है। यानी कि कार्बन 14 जो है दोस्तों वो तिथि निर्धारण करने वाली विधि है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता लोथल कहाँ है। चलिए भाई आगे इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है। तो पहले लिखेंगे दोस्तों उत्तर में कि लोथल भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित नगर था। यानी कि दोस्तों लोथल भोगवा नदी के किनारे है। दोस्तों सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे। और दोस्तों लोथल कहाँ है तो याद रखिएगा गुजरात में, और याद रखिएगा अहमदाबाद कहाँ है गुजरात में। तो दोस्तों स्थित नगर था। यहाँ से फारस की मोहरें, धान व बाजरे की खेती के परमान, आटा पीसने वाली चक्की, हाथी दांत का पैमाना, मनकों का कारखाना, कुत्ते की मूर्ति, बकरी की हड्डियाँ, 3 युगल सावधान एवं गोदी बंदरगाह का परवान मिले हैं। तो दोस्तों आप लोग कल का सेट प्रैक्टिस किए होंगे। तो कल ये क्वेश्चन आया था कि गोदी कहाँ है। तो दोस्तों गोदी बताइए कहाँ है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ था कि गोदी जो है वो लोथल। कल दोस्तों हम सेट प्रैक्टिस हिस्ट्री का 2 वाला कराए थे। ये क्वेश्चन आया था कि गोदी कहाँ है तो लोथल। ठीक है दोस्तों ये आप लोग देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको इस प्रकार से लोथल के बारे में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत सिंपल और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताइए। पहला में लिखेंगे चीन के दीवार, ताजमहल, पेट्रा, क्राइस्ट रिडीमर, माचू पिच्चू, कोलोजियन और चेचन इतिजा। तो दोस्तों 7 आश्चर्यों के नाम आपको इस प्रकार से लिख देना है। इसको याद ही रखना पड़ेगा। समझ गए। इसमें कोई समझने की बातें नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। जिस प्रकार से कोई पूछेगा बताइए ताजमहल कहाँ है तो आगरा में, भाई सिंपल है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 40 कमल महल कहाँ है।
इसका क्या उपयोग था? तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे उत्तर में, कमल महल विजयनगर की एक बहुत ही सुंदर इमारत है। इस महल की ऊपरी संरचना कमल की तरह दिखती है। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने जब यात्रियों किया था, क्या किया था, यात्रियों किया था, तो इसे कमल महल नाम रखा दिया। इस महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था, जिसे कृष्णदेव राय, तो दोस्तों याद रखिएगा कमल महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। कृष्णदेव राय द्वारा रानी के लिए बनवाया गया था। कृष्णदेव राय ने अपनी रानी के लिए ये बनवाए थे। कमल महल के समीप एक हाथिया का स्तंभल बना हुआ था। यह लंबाई में एक विशाल इमारत थी। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र का नाम बताएं। बहुत सिंपल लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र निम्नवत है। एक में लिखेंगे पंजाब, पाकिस्तान में, यानी कि पंजाब बताइए पाकिस्तान में है, कहाँ है, और वो हड़प्पा किसके, ये हड़प्पा के किनारे है। दूसरा लिखेंगे पंजाब, एक पंजाब भारत में है जो रोपड़ नदी के किनारे है। दूसरा लिखें, तीसरा में लिखेंगे दोस्तों सिंध जो पाकिस्तान में है, जो मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चनहुदड़ो इसके आसपास में मिलेंगे। यानी मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंध नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों चौथा में लिखें गुजरात में रंगापुर, लोथर, सुरकोटदा, मारवाड़। तो दोस्तों आपको 4 गो इस प्रकार से लिख देना है। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र का नाम बताइए, तो चारों लिख दीजिएगा। एक लिखिएगा कि पंजाब में हड़प्पा, दूसरा लिखिएगा पंजाब में रोपड़, सिंध में मोहनजोदड़ो कोट दीजिए चनहुदड़ो, गुजरात में रंगपुर, लोथल और सुरकोटदा, मालवाड़। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 कि विशाल स्नानागार पर टिप्पणी लिखें। तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। जो विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 55 मीटर था। चौड़ाई पूरब से पश्चिम 33 मीटर है। इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर है और चौड़ाई 7.4 मीटर तथा गहराई 2.43 मीटर है। संभवतः इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। तो दोस्तों विशाल स्नानागार पर टिप्पणी आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे? तो पहला लिखेंगे कि दोस्तों जॉन मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार 3 प्रकार के थे। पहला लिखेंगे दोस्तों पूर्ण समाधिकरण, इसमें संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। दूसरा में लिखेंगे दोस्तों कि आंशिक समाधिकरण, इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद शव को बचे हुए भाग को गाड़े जाते थे। यानी पहले मरे हुए इंसान को पशु पक्षी खा लेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो उसको क्या करेंगे, वो ज़मीन में गाड़ देंगे। तीसरा जो था दोस्तों दाह कर्म, इसमें सब जला दिया जाता था एवं उसकी भस्म को गाड़ दिया जाता था। सब को जला देने के बाद जो राख बचता था उसको क्या करते थे, गाड़ देते थे। तो दोस्तों ये हम लोग लिख देंगे 3 गो कि सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे। तो 3 प्रकार लिख के आपको बता देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 कारण बताइए। तो दोस्तों लिखेंगे उत्तर में कि मगध साम्राज्य
के उत्थान के दो कारण निम्नवत है। पहला में लिखेंगे अपनी विशिष्ट के उत्थान स्थिति के कारण यह चारों ओर से सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित था? मगध उत्थान कैसे हो गया? तो दोस्तों मगध को उत्थान होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मगध को बहुत ज़्यादा सेफ्टी था। पहला सेफ्टी क्या था? से देखिए, उत्तर में गंगा नदी, पूरब में सोन नदी और पश्चिम में चंपा नदी और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत। तो मगध जो था दोस्तों वो चारों तरफ से सेफ था। इसकी भौगोलिक सुरक्षित सीमा निर्मित करते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी यानी राजगिरी राजाओं का घर। राजगिरी का अर्थ होता है दोस्तों राजाओं का घर एवं थी। 5 पहाड़ियों एवं नवीन राजधानी पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि युद्ध का संबंध से महत्वपूर्ण थी। 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था पाटलिपुत्र। दोस्तों पाटलिपुत्र गंगा, गंडक एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित था। यहाँ से सभी के लिए सुगम संचार साधन उपलब्ध था। तो दोस्तों हम लोग इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे और बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर है। एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट और ये आखिरी क्वेश्चन कहता है कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। पहला याद रखेंगे कलिंग पर आक्रमण कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध में एक भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का दिल दहल गया था। तो दोस्तों कलिंग युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें अशोक ने इतना मार काट किया था कि 5 साल 6 साल 2 साल के बच्चा को एकदम मतलब कि रक्तपात कर दिया। इतना मार काट हुआ था कि अशोक का दिल दहल गया, दिल परिवर्तन हो गया और उन्होंने युद्ध के नाम से घृणा हो गई और उसने भविष्य में युद्ध ना करने की शपथ ली और अपने जीवन को ही बदल दिया। कलिंग युद्ध के अशोक पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ा, उन्होंने युद्ध को छोड़कर धर्म की यात्रा शुरू किए थे। पहला देखेंगे कि धर्म विजय। अशोक ने अपने विश्व विजय के स्वप्न व प्राण को तोड़कर धर्म विजय की ओर कदम बढ़ाए। उसे अप्रतीत होने लगा था कि विश्व पर बड़ी विजय मानव हृदय पर विजय प्राप्त करना है। दूसरा में लिखेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण करना। बौद्ध धर्म का प्रेरणा अशोक के भतीजा निरिगोत से मिला था। तो याद रखिएगा दोस्तों धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने किया था। और अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे मिला था? तो अशोक के भतीजा के नाम था निरगोत से मिला था। जबकि उनकी शिक्षा जो दिए थे वो उपगुप्त दिए थे। कौन दिए थे? उपगुप्त। याद रखेंगे उपगुप्त के द्वारा अशोक को शिक्षा दिया गया था बौद्ध धर्म का। कलिंग युद्ध ने अशोक की आंखें खोल दी। कलिंग युद्ध में अशोक के आंखें खोल दी। उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। यह संभव हो सकता है कि यदि कलिंग युद्ध न होता तो वह बौद्ध ग्रहण नहीं करता। यानी कि कहना ये है यदि कलिंग युद्ध नहीं होता तो कभी भी अशोक जो है वो अशोक सम्राट जो हैं वो कभी भी बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं करते। बौद्ध धर्म इतना मार काट हुआ कि अशोक का दिल दहल गया, अशोक का दिल परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों पूछ सकता है क्वेश्चन कि बताइए वह कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें अशोक का दिल परिवर्तन हो गया? तो याद रखिएगा दोस्तों कलिंग का युद्ध। यह युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तीसरा में लिखेंगे जीवन शैली में परिवर्तन। कलिंग युद्ध से पूर्व अशोक ने भी अपने पूर्वजों की भांति युद्ध लड़े, शिकार खेले, मांसाहार किया और विलासिता का जीवन बिताया। परंतु इस युद्ध ने उसकी जीवन धारा को ही बदल डाला। वह अहिंसा का पुजारी और
दीन दुखिया का रक्षक बन गया। बताइए, अशोक एक ऐसा सम्राट था भारत का जो विदेशियों को पैर रखने से कपता था। विदेशी अगर पता चल गया कि भारत का सम्राट अशोक है, वो ससुरा पीछे भले लौट जाता था, क्योंकि अशोक इतना मारता था, चोटिया चोटिया के ससुरा मारता था, बड़ी मार मारता था। समझ गए, इतना अशोक मारता था कि ऐसे विदेश भाग जाते थे। समझ गए, इसके लिए इन्होंने क्या कर दिए कि वो फिर अहिंसा के पुजारी बन गए। वो जब वो कलिंग युद्ध को देखे तब। क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, अब 4 नंबर देखेंगे। निर्बल सैनिक संगठन, युद्ध नीति का त्याग करने के साथ ही सेना का मनोबल गिर गया। मौर्य साम्राज्य का पतन के लिए सेना काफ़ी हद तक उत्तरदायी था। यानी कि दोस्तों मनोबल गिरेगा ही सेना को, क्योंकि मेन सम्राट ही पुजारी बन गए हैं। मेन सम्राट का हृदय परिवर्तन ही हो गया है। मेन सम्राट ही बताइए युद्ध को त्याग दे रहे हैं, युद्ध करने के नामे नहीं ले रहे हैं। तो बताइए इन लोग जो हैं सेना लोग, उन लोग क्या करेंगे, है कि नहीं। इसी फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही तक। दोस्तों कहा जाता है जिंदगी की राहों में बहुत से यार मिलेंगे, जिंदगी की राहों में बहुत से यार मिलेंगे, हम क्या हमसे भी हजार मिलेंगे। इन अच्छों की भीड़ में हमें ना भूल जाना, इन अच्छों के भीड़ में हमें ना भूल जाना। हम कहाँ आपको बार बार मिलेंगे, हम कहाँ आपको बार बार मिलेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए इतिहास को लेकर, 46 से लेकर के 55 तक। चलिए।